Hello guys and welcome back to the next audio lecture of psychology on your mind. So basically आज हम लोग बात करने वाले हैं डेवलपिंग इमोशनल कॉम्पिटेंस के ऊपर. सो बेसिकली इमोशनल कॉम्पिटेंस समझने से पहले आपको इमोशन पता होना चाहिए क्या होता है. तो अगर मैं इमोशन आपसे पूछूं तो आप लोग शायद मोस्टली लोग ऐसा जवाब दोगे कि एंगर, फियर, सैडनेस और यही सब, हैप्पीनेस, फीलिंग्स, ये इमोशंस नहीं होते हैं, ये इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं. पर इमोशन क्या होता है? इमोशन क्या होता है? इमोशन एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है किसी भी सर्कमस्टेंस का, और ये डिपेंड नहीं करता किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के ऊपर. समझे नहीं होंगे, फिर से समझाती हूँ. नेचुरल रिस्पॉन्स मतलब किसी भी चीज़ का जो हम रिस्पॉन्स देते हैं वो हमारा इमोशन है. अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के हिसाब से अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ तो एन इमोशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पैटर्न. ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पैटर्न होता है. इसमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि हर इंसान जो है अलग अलग सर्कमस्टेंस के हिसाब से अलग अलग रिस्पॉन्स देता है. तो सबके इमोशनल रिस्पॉन्सेस अलग अलग होते हैं, है ना. तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स होता है समझना कि कौन किस सर्कमस्टेंस में किस तरह से रिएक्ट करेगा या किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा. ये इन्वॉल्व करता है एक्सपीरियंशियल, बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स, इवन फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स. ठीक है, इसमें हमारा एक्सपीरियंशियल जो पर्सन होता है वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है इसको, तो ये भी होता है. और बिहेवियरल यानी कि हमारे बिहेवियर में चेंजेस सीख कर सकते हैं. साइकोलॉजिकल इसमें बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस होती है इमोशंस में. और फिजियोलॉजिकल इन द सेंस कि जब हमारा हॉर्मोन्स होते हैं कुछ वो रिलीज़ होते हैं, जैसे कि सैडनेस में लोग ज़्यादा सोते हैं, मैंने आपको बताया था, तो वो कुछ हॉर्मोन्स ऐसे रिलीज़ होते हैं. इनफैक्ट हमारे जो एंगर होता है जब, तो हमारा जो ब्लड होता है वो हमारे लिम्स की तरफ फ्लो करने लग जाता है. हमारा जो खून होता है वो हमारे हाथ पैरों की तरफ उसका बहना शुरू हो जाता है. वो उसका जो सर्कुलेशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है. क्यों? क्योंकि गुस्से में हमारा हाथ उठने की संभावना होती है. तो इस तरह से हमारे रिस्पॉन्सेज दिखते हैं. इमोशन आप ये कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कि इमोशंस आर हाउ इंडिविजुअल डील विद मैटर्स. कौन सा इंडिविजुअल किस तरह से कौन से मैटर में से डील कर रहा है वो उसका इमोशन है. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है इमोशनल कॉम्पिटेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस का. इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है वो ये होती है कि हम किस तरह से इमोशन को परसीव कर रहे हैं या इंटीग्रेट कर रहे हैं, और वो हमारा किस तरह से थॉट प्रोसेस चल रहा है. और इससे क्या होता है, ये रेगुलेट जब होता है उसके बाद हमारी पर्सनल ग्रोथ जो होती है वो बढ़ जाती है. और कॉम्पिटेंस जो होती है, इमोशनल कॉम्पिटेंस, वो सिंपल है. वो सिर्फ एक एबिलिटी है कि हम अपने इनर फीलिंग्स को या थॉट्स को, जो हमारे एक तरह से इमोशंस हो गए, उनको किस तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो वो इमोशनल कॉम्पिटेंस है. अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है. हु कॉइन्ड द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द किसने दिया था सबसे पहली बार? तो ये डेनियल गोलमैन इसका आंसर है. उन्होंने सबसे पहली बार अपनी बुक वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ में ये स्टेट किया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस जैसा भी कोई वर्ड है. अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में खुद भी उठ रहा होगा, तो मैं इसका आंसर खुद ही दे देती हूँ. क्या इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इंटेलिजेंस क्वेश्चन से यानी कि IQ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं तो कुछ तो रीज़न होगा ना इसका. तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है बिल्कुल IQ जो है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. पहले लोगों को लगता था कि IQ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अभी कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई इस टॉपिक पे, तो ये पाया गया कि जो लोग बहुत बड़े बड़े रिच लोग हैं, जैसे कि मार्क हो गए जो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, इलॉन मस्क और वगैरह वगैरह, इतने सारे लोग हैं. कितने सारे लोग ऐसे होंगे जिनका IQ इन लोगों से ज़्यादा होगा, बट ये लोग इमोशनल इंटेलिजेंस में हायर रैंक करते थे. इसीलिए जो है ये इतने सारे लोगों को मैनेज करके अपनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज मैनेज कर पा रहे हैं और इतना अच्छा अर्न कर पा रहे हैं. सो दिस इज़ द रीज़न वाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस क्वेश्चन और IQ. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ इमोशंस. अगर हम डेनियल गोलमैन की बात करें तो उन्होंने अपनी बुक में ऐसा भी कहा हुआ है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो एक ऐसा प्रिडिक्टर होता है सक्सेस का वर्क प्लेस में,
जो कि सबसे बड़ा है, यानी कि उससे ज़्यादा अच्छा अगर किसी की इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो वर्क प्लेस में अपनी अच्छा ही करेगा। और इमोशनल चाहे आईक्यू कितना भी हो, अगर कोई बहुत हाई आईक्यू वाला है लेकिन उसमें ज़रा से भी पेशेंस नहीं है तो उसका काम बिल्कुल चौपट हो जाएगा। थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्सेप्ट में कॉन्टेक्स्ट में भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट में कोई भी, हमारी इंडियन फिलोसफी में ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम इमोशनल इंटेलिजेंस, हमें इमोशन का पावरफुल नेचर के बारे में हमेशा से ही फिलोसफी में पढ़ाया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर हार्नेसिंग अ हारमोनियस लाइफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। ऋग्वेद और यजुर्वेद में आपको पता ही है कि डिस्क्रिप्शन और फंक्शन ह्यूमन काइंड का उसकी बात की गई थी। अब वेद और उपनिषद की बात करें तो उनमें भी ऐसा कहा गया है कि इमोशनल स्टेबिलिटी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है पर्सन की, इनर और एक्सटर्नल दोनों बैटल्स के लिए। लाइफ की जितनी भी बैटल्स हैं, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उनके लिए इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग अपना पहला टॉपिक जो सिलेबस से है, इम्पॉर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस इन वन सेल्फ एंड अदर्स, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये पहला टॉपिक है वैसे सिलेबस से, बट एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी गेट आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग इमोशन इज इमोशनल अवेयरनेस, हेल्प्स अस टू नो व्हाट वी नीड एंड व्हाट वी डू नॉट नीड। तो अगर हम इमोशनली अवेयर होंगे तो हमें पता होगा कि हमें क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं पसंद है, क्या चीज़ नहीं चाहिए। इसके अलावा हमारी रिलेशनशिप्स को भी बेटर बिल्डअप कर सकते हैं हमारे इमोशंस। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे जो इमोशंस हैं, अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे तो हम हमने जो भी पार्टनर होगा, कोई भी रिलेशनशिप चाहे मदर डॉटर की क्यों ना हो, हम उनसे क्लियरली बात करेंगे, ठीक है, अपनी फीलिंग्स डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, और या तो हम कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे या रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते वो हर टाइम टॉपिक ढूंढते हैं लड़ने का, वो इन्जॉय करते हैं उस नेगेटिविटी को, फाइट्स को, एंड मूव पास डिफ़िकल्ट फीलिंग्स मोर ईजीली। और हमारी जो डिफ़िकल्ट फीलिंग्स होंगी उनसे भी हम बहुत आराम से बाहर आ सकते हैं अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे तो। नाउ अब पीपल जो अच्छे होते हैं ना नोटिस करने में कि वो अपने आप को किस तरह से काम कर सकते हैं, लाइक किसी को पता है कि मुझे अगर कोई मोटा बोलेगा, इनडायरेक्टली भी अगर कोई मुझे मोटा बोलेगा तो मुझे बुरा लगेगा। तो अगर हमें किसी टॉपिक पे पता है कि हम इस पे सेंसिटिव हैं तो हमें उस टॉपिक पे अवॉइड करना होगा, अपने आप को कंट्रोल और ज़्यादा करना होगा, सेल्फ कंट्रोल बढ़ाना होगा अपना उस टॉपिक पे कि ये इस टॉपिक पे मैं थोड़ा सेंसिटिव ज़्यादा हूँ तो आई वांट टू अवॉइड दिस टॉपिक, है ना। और अगर अवॉइड नहीं हो पा रहा है तो इफ़ समवन एल्स इज टॉकिंग अबाउट इट यू ट्राई टू अवॉइड इट और यू ट्राई टू इग्नोर इट, क्योंकि कोई आपको नहीं भी बोल रहा होगा तब भी आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको ही डायरेक्टली बोल रहा है, तो यू नीड टू अवॉइड इट, ओके। और अगर आप इस तरह से अवॉइड करते हो तो यू आर मोर लाइकली टू डू बेटर इन लाइफ, और आराम से आपकी हेल्दी रिलेशनशिप्स रहेंगी और डिफ़िकल्टीज़ भी आप आराम से मैनेज कर पाओगे और सेटबैक्स रख पाओगे अपनी लाइफ में। नाउ इमोशंस, जब हम अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उससे हमारे को कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें से कि एक है वेलबींग। अगर हम अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करेंगे तो वो हमारी वेलबींग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इमोशन हमारी बॉडी के वे होते हैं कम्युनिकेट करने के, ठीक है। जैसे कि हमें रोना आ जाता है, गुस्सा आता है, हाँ, अगर हमें किसी चीज़ का बुरा लगता है तो हमें रोना आ जाता है, तो ये हमारी बॉडी का वे है एक्सप्रेस करने का। सो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई है या कुछ भी होता है तो उसको कुछ ना कुछ इमोशनल वे में एक्सप्रेस होती हैं वो। अब ऑब्वियसली देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस, ठीक है। कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं मैनेज करने के लिए, लाइक सपोजिंगली शेम। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको शेमफुल फील होता है तो यू फील वेरी बैड अबाउट इट एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज सच एन इमोशन। एंड मैनी इमोशंस कॉज डिस्ट्रेस विच कैन बी हार्मफुल फॉर बोथ योर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ, है ना। जैसे कि मैंने बताया था कि इमोशंस डिस्ट्रेस कॉज करते हैं, एंड डिस्ट्रेस इज द नेगेटिव स्ट्रेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, एक तो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, एक नेगेटिव स्ट्रेस होता है। कि अप टू सम एक्सटेंट अगर एग्जाम में आपको स्ट्रेस हो रहा है तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस है, क्योंकि आपको होना भी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा तो आप पढ़ोगे ही क्यों। लेकिन अगर वो एक लिमिट तक जाके तो आपके लिए पॉजिटिव है, आपकी हेल्प करेगा, आपकी परफॉर्मेंस बैलेंस करेगा। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन करने लग जाएगी, क्योंकि आपका सारा ध्यान तो अपना स्ट्रेस मैनेज करने में लग जाएगा।
तो आप पढ़ाई कब करोगे? तो पढ़ाई तो आप कर नहीं पाओगे। तो इसी में जो है ये एक तरह से डिस्ट्रेस बन जाएगा और नेगेटिव स्ट्रेस बन जाएगा। तो इसी के हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि हम जब स्ट्रेस होता है हमें, तो हमारे अंदर से एक हार्मोन रिलीज़ होता है कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन जिसको बोलते हैं। और जब वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, या स्ट्रेस हार्मोन हो गए या एड्रेनालाइन हो गए, ये सब चीज़ें जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी में रिलीज़ होंगी और ब्लड के साथ मिक्सअप होंगी, तो ऑब्वियसली हमारी केमिकल कॉम्पोजिशन जो हमारे ब्लड की है वो ये डिस्टर्ब कर देगी, और उसके अलावा हमारी हेल्थ इश्यूज़ बढ़ा देगी। तो जो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं स्ट्रेस से, उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होने लग जाती हैं। तो इसीलिए यू शुड अवॉइड डिस्ट्रेस, है ना। बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट हेल्प्स यू टू अवॉइड डिस्ट्रेस एंड अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। सो ऑब्वियसली यू विल बी able to maintain your well-being by avoiding stress. ठीक है, इफ़ यू आर स्टक इन अ पर्टिकुलर फीलिंग लाइक एंगर, इट कैन बी वेरी हार्मफुल टू योर वेल-बीइंग in the long run, and there is some evidence to suggest that being stuck in anger can have a negative impact on your physical health. Becoming aware of your feelings, approaching them with love and kindness can help you reduce anger. ठीक है, अपनी फीलिंग्स की तरफ काइंडनेस की तरफ उससे देखो, लव की उससे देखोगे, तो यू विल फील दैट आपका एंगर धीरे धीरे कम हो गया, और अदर फीलिंग्स जो है वो भी मास्क उनका हट जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हर्ट सैडनेस में क्या डिफरेंस है। अगर आप सिर्फ एंगर करते रहोगे, तो आपका जो है हर्टनेस, और जो आपको हर्ट हुआ होगा किसी चीज़ से, वो भी आपका एंगर की कंसिडरेशन में होके आप अपने इमोशन को समझ नहीं पाओगे और कॉम्प्लेक्स कर दोगे उसको। वेलबींग के अलावा हमारे रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़्यादा रोल होता है अब इमोशन इंटेलिजेंस का, क्योंकि 90% ऑफ हाउ वी ऑफ आर रिस्पॉन्स इज ट्रिगर्ड बाय आर ओन हिस्ट्री, है ना। अगर हम जो है हमें दूसरे की बातों पे हम भड़क जाते हैं, लेकिन वो हमारी मोस्टली बातों का इम्पैक्ट इसी चीज़, हमारा जो मोस्टली बातों का रिस्पॉन्स है वो इसी चीज़ से आता है कि हमारी खुद की पास्ट हिस्ट्री क्या है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर ट्रिगर पॉइंट्स एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज, कि लाइक आई टोल्ड यू, जैसे मोटापे वाला ट्रिगर पॉइंट, कि अगर किसी को लगता है कि वो मोटा है, हाँ ना, और चाहे वो नहीं भी है, अगर कोई उस टॉपिक पे थोड़ा सा भी छेड़ देगा, तो वो उस टॉपिक पे एकदम से बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाएगा। सो वी कैन अवॉइड सच टॉपिक्स, नाउ। इसीलिए ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के यू शुड रिस्पॉन्स टू द अदर पर्सन, ठीक है। So it is very important to maintain a very good relationship, emotional relationship with yourself, because the more better you are at communicating your needs, है ना, that is how your relationship could be transformed into a better one. जितना अच्छे से आप अपनी needs समझोगे उतने अच्छे से। Now understanding your own reactions to a situation is likely to help you to understand why your partner reacts in a particular way. जब आप अपने खुद के रिएक्शन समझने लगोगे किसी भी सिचुएशन को लेके, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो आपका पार्टनर है वो भी उस सिचुएशन में उस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, या उसका क्या रीज़न है। नाउ इफ़ अ पर्सन इज इन अ स्ट्रगल फॉर बीइंग इन टच विद हिज और हर ओन इमोशंस, जो इंसान अपने खुद के इमोशंस ठीक से समझ नहीं पाता, उसको ऐसा लगता रहता है कि जो ग्रास है वो दूसरी साइड जो है ग्रीनर है, उसको ये लगेगा कि वो गलत रिलेशनशिप में है, वो अपना जो एनर्जी है चैनलाइज वो गलत इंसान के साथ कर रहा है। उसको ऐसा लगेगा कि अगर कोई और मेरी लाइफ में होता तो इट वुड हैव बीन बेटर, ऐसे करके। सो जो लोग इस तरह से करते हैं वो खुद ही इमोशनली वीक होते हैं, और ये लोग क्या करते हैं फिर खुद ही अपनी मर्जी से सिनेरियोज बनाते हैं अपनी लाइफ में, जो कि उनकी एंजाइटी बढ़ा देती है, और ये मतलब ऐसी रैंडमली किसी भी कंक्लूजन पे जंप कर देते हैं, लाइक रिलेशनशिप्स तोड़ना, ब्रेकअप करना, या स्विचिंग इनटू सम अदर रिलेशनशिप विद सम अदर पर्सन। सो दे थिंक कि ऐसे ज़्यादा बेटर होगा, बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर ओन इमोशंस, दे डोंट नो व्हाट दे एक्चुअली वांट बाय देमसेल्व्स ओनली। So every relationship have some difficulties and problems, but these can be solved if your emotional responses are good, and you should understand that the other person is also a person and human being, and you should behave politely with that other person. Now the next point is parenting. Parenting में भी बहुत ज़्यादा emotional intelligence और emotional competence की ज़रूरत होती है,
बिकॉज बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है पेरेंटिंग भी, और बच्चे जो हैं कई बार आपकी जो पेशेंस हैं उनको चैलेंज कर देते हैं, और ये कई बार क्या डेली बेसिस पे होता है। जैसे कि सपोजिंगली वन माइट कम होम आफ्टर अ लॉन्ग टायरिंग डे, है ना, बहुत कोई फ्रस्ट्रेशन के बाद, बॉस से लड़ने के बाद, और बहुत सारे चीज़ें उसकी लाइफ में हुई होंगी, तब वो घर आ रहा है। एंड नाउ व्हेन ही कम्स होम ही माइट फाइंड मेस एवरीवेयर, बिकॉज बच्चे तो फैला के रखते हैं घर, एंड मे रिएक्ट फ्यूरियसली। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर रिएक्टिंग टू एंड वाई आर यू डूइंग सो अगर आप जो है रिएक्ट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ को रिएक्ट करो। वो आपका खुद का ही बच्चा है, अगर उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा बिहेव करके दिखाओगे रूडली, तो अल्टीमेटली वो भी वही चीज़ ऑब्जर्व करेगा और वही चीज़ री एक्सपीरियंस करेगा आगे जाके। सो यू शुड नो कि हाउ यू शुड रिएक्ट। ठीक है, फ्रस्ट्रेशंस एट वर्क वुड ऑलवेज बी देयर, बट यू शुड नॉट एक्चुअली you should know that if something else was triggered during the day, है ना, जिसको उस टाइम पे आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाए। जैसे लोग जो है प्रोजेक्शन, एक वो होता है डिफेंस मैकेनिज्म, वो यूज़ करते हैं, लाइक डेंजरस ऑब्जेक्ट से सेफ ऑब्जेक्ट पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। लाइक सपोजिंगली इफ अ मैन हैव हैड अ फाइट विद हिज बॉस, तो वो अपने बॉस को तो इमिडिएटली कुछ नहीं कह सका, झगड़ा उससे को कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे सका, लेकिन when he'll come back he'll start fighting with his wife, or he'll start taking out his frustration on his children, because वो एक सेफ ऑब्जेक्ट है, वो उनको वापस से कुछ नहीं कहेंगे जल्दी से। लेकिन बॉस क्या कहता कि निकलो, जॉब ही छोड़ दो, जाओ यहाँ से, हुआ फायर्ड। सो ये एक डेंजरस ऑब्जेक्ट से सेफ ऑब्जेक्ट पे फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका होता है। तो दिस यू शुड नॉट डू विद योर चिल्ड्रन, बिकॉज आगे जाके इट कैन हैव अ वेरी problematic mental response. They will emit a very problematic, your relationships will destroy with them, because they are also a person, they also have emotions ultimately. If they response you like this way only, so you will not like it obviously. The mess might irritate you, आपको गुस्सा आ सकता है घर फैला हुआ देख के, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो रही है। So the better you know कि how your life has been going and how everything has been gone for you and what triggers you, so you will be able to be a good parent and more responsible as a parent. And it is not only about managing your own emotions, but if you are a parent, then it is also your responsibility to help your little one to navigate their emotional responses and name them. So you should teach your child also how to give a proper emotional response, and then how to name that emotional response. Now this is it for today's audio. I mean, for now I'll make another video on importance of managing one's own emotions.